नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका भारत का इतिहास। और आज का जो आपका लेक्चर होगा ब्रिटिश भारतीय अर्थव्यवस्था। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1833 में महलवाड़ी प्रणाली किसके समय में शुरू की गई थी। अभी 1833 की बात की जा रही है और बड़े लेवल पे बात की जा रही थी विलियम बेंटिंग। हालांकि महलवाड़ी सिस्टम जो था वो पंजाब और यूपी की तरफ पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था और ये हो गया था 1822 में। और ये प्रयास थे किसके? हॉल्ट मैकेंजी के। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। और महलवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि किसान जो होते थे वो डायरेक्ट टैक्स देते थे किसको? गवर्नमेंट को। किसानों द्वारा सीधे तौर पे लिया जाने वाला जो टैक्स था, भू राजस्व था, वो सरकार को जाता था। थॉमस मुनरो की अगर बात करें तो ये आपके 1820 में इन्होंने बोल सकते हैं मद्रास और बॉम्बे की तरफ इन्होंने आपका रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था। रैयतवाड़ी, ठीक है ना। रैयतवाड़ी सिस्टम, यार मैं थोड़ा गड़बड़ बोल गया है। किसान से नहीं होता था, बोल सकते हैं कि जो प्रधान होता था, गांव के जो प्रधान होते थे उनसे लिया जाता था। और यहाँ पर रैयत मतलब होता है किसान, यहाँ पर किसानों से लिया जाता था डायरेक्ट, ठीक है ना। थॉमस मुनरो 1820। और इन बोल सकते हैं जो ये प्लान तैयार किया था वो किसने किया था? अलेक्जेंडर रीड ने किया था, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है ब्रिटिश भारत की भूमि राजस्व प्रणालियों में स्थायी बंदोबस्त 1793 लागू हुआ था, ठीक है ना, कॉर्नवालिस के टाइम पे। और ये हुआ था बंगाल के टाइम पे, बंगाल की तरफ, बंगाल बिहार उस तरफ हुआ था। स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था कि जमींदार से लिए जाता था, जमींदार नियुक्त किए जाते थे और उनसे बोल सकते हैं टैक्स वसूला जाता था। और उसके अलावा रैयतवाड़ी सिस्टम था किसानों से, और महलवाड़ी सिस्टम था कि भाई आपके जो क्या होते थे प्रधान वगैरह होते थे, सरपंच होते थे, उनसे लिया जाता था। यानी कि सरपंच का दायित्व होता था पूरे गाँव से कलेक्ट करके फिर बोल सकते हैं शासन को देना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सरकार भारत के गवर्नर जनरल 1828 से 1835 तक रहे। तो 1833 में भूमि राजस्व की महलवाड़ी प्रणाली उन्होंने की शुरुआत कर दी थी बड़े लेवल पे। इस प्रणाली में उत्तर पश्चिम सीमा, आगरा, मध्य प्रांत, गंगा घाटी, पंजाब आदि शामिल थे। इसमें जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों प्रणालियों के तत्व थे। इस प्रणाली ने भूमि को महलों में विभाजित किया। कभी कभी एक या अधिक गांव द्वारा एक महल का गठन किया जाता था। जैसा मैंने आपको बताया कि गांव से लिया जाने वाला टैक्स था ये। महल पर कर का आंकलन किया जाता था। प्रत्येक व्यक्तिगत किसान ने अपना हिस्सा दिया। यहाँ भी मालिकाना हक किसानों के पास ही था। जैसे जमींदार में क्या होता था, जमींदार के पास होता है जमींदारी सिस्टम में या स्थायी बंदोबस्त में, यहाँ पे किसानों के पास होता था। राजस्व ग्राम प्रधान या ग्राम नेताओं द्वारा एकत्र किया जाता था। इसने विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए औसत किराए की अवधारणा पेश की थी। राजस्व का राज्य का हिस्सा किराए के मूल्य का कितना होता है? 66% होता था जो आपने देना होता था, यह आपने याद रखना है। और इस समझौते पर 30 साल तक सहमति बनी रही। इस प्रणाली को संशोधित जमींदारी प्रणाली कहा जाता है क्योंकि ग्राम प्रधान लगभग जमींदार ही बन गया था इसमें। निम्नलिखित वाणिज्यिक केंद्रों में से किसका मध्य 18वीं शताब्दी के बाद पतन हो गया था? ये था ढाका, बांग्लादेश। भाई कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे आप जानते हैं ये प्रेसिडेंसी थी। लिखा हुआ है पूर्व औपनिवेशिक समय में 18वीं शताब्दी के नगरों और शहरों में परिवर्तन देखने को मिला। औपनिवेशिक काल में शहरों के विकास को जानने से पूर्व ब्रिटिश शासन से पहले की शताब्दियों के दौरान शहरी केंद्रों को देखने की जरूरत है। 18वीं शताब्दी के मध्य में परिवर्तन का एक नया चरण शुरू होता है। ढाका, सूरत, मसूलीपट्टनम जैसे वाणिज्यिक शहर समाप्त होते चले गए क्योंकि व्यापार अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो गया था। जब 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे राजनीतिक नियंत्रण हासिल कर लिया और तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का क्या होने लग गया था? विस्तार। और नए शहर जुड़ने लगे थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे। औपनिवेशिक बंदरगाह नई आर्थिक राजधानी के रूप में तेजी से उभरे और औपनिवेशिक प्रशासन और राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए थे। नेक्स्ट आता अंग्रेजों की निम्नलिखित में से किस आर्थिक नीति के कारण भारतीय हस्तशिल्प का पतन हुआ था? उसके कई सारे कारण थे। जैसे ब्रिटेन में भारतीय वस्तुओं पर उच्च आयात शुल्क लगाया जाता था। अब होता क्या था कि अगर कोई भारतीय वस्तु है ना तो उस पर क्या लगा देते हैं? उच्च आयात शुल्क, ताकि वो महंगी हो जाए। और महंगी हो जाए तो उसे खरीदना लगभग लगभग क्या हो जाए? मुश्किल हो जाए। अब ब्रिटेन में उसी समय क्या औद्योगिकरण आ चुका था, तो सस्ते मशीन से जो निर्मित क्या होते थे वस्त्र थे उनका आयात किया जाता था भारत में। सस्ते होने के चक्कर में जो भारत का हथकरघा उद्योग था, जब हाथ से बनाए जाते थे आपके ज़्यादातर वस्तुएं, वो डिक्लाइन में चली गई, ख़त्म होने लग गई। तो ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय कारीगरों के लिए संरक्षण का अभाव था, बिल्कुल सही। उन्हें किसी प्रकार का बोल सकते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, ठीक है ना। तो ये आंसर बन जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों आंसर होंगे आपके।
तो देखो लिखा हुआ है, अंग्रेजों ने 1813 के बाद भारत पर एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति लागू की। अर्थात भारत में ब्रिटिश निर्यात पर शुल्क काफ़ी हद तक कम किया कर दिया गया था। इतना कि स्थानीय भारतीय बाजारों में ब्रिटिश माल सस्ता हो गया था। साथ ही भारतीय निर्मित हस्तशिल्प, जिनकी शुरुआत में पश्चिमी दुनिया में उच्च मांग होती थी उस समय, वह उच्च आयात शुल्क लगाकर कम कर दिए गए थे, जिससे भारतीय सामान अधिक महंगा लगने लगा। शक्तिशाली भाप से चलने वाली मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर ब्रिटिश वस्तुओं का उत्पादन किया गया। भारतीय सामान सस्ते और बड़े पैमाने पर मशीन से उत्पादित माल के आयात के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, और इस तरह भारतीय हस्तशिल्प का अचानक क्या हो गया था, पतन हो गया था। रेलवे के निर्माण के बाद भारतीय उद्योगों, विशेष रूप से ग्रामीण कारीगर उद्योगों की बर्बादी और भी तेज हो गई। रेलवे ने ब्रिटिश निर्माताओं को देश के दूर दराज के गांवों में पारंपरिक उद्योगों तक पहुंचने तथा उन्हें उखाड़ फेंकने में सक्षम बनाया। इसलिए सभी तत्कालीन ब्रिटिश आर्थिक नीतियां ब्रिटिश व्यापारियों के पक्ष में तो थी, और ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने औपनिवेशिक लोगों के प्रति समर्थन की स्पष्ट कमी देखने को मिलती है उस समय। अच्छा, नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा भारत में ब्रिटिश काल के दौरान कृषि की विकासहीनता और ह्रास का कारण बना था? तो भूमि की अधिकता नहीं, भूमि में अधिक लोगों का क्या हो गया था, अधिक लोग जुड़ने लग गए थे। तो यहाँ पर तो यार आंसर तो बनेगा, अगर ये भूमि की अधिकता है तो भूमि की अधिकता, कृषि की अधिकता तो नहीं हुई थी, ठीक है ना। अत्यधिक भूमि राजस्व की मांग, बिल्कुल सही है, भू राजस्व बढ़ा दिया गया था, बिचौलियों का विकास हो गया था, और आधुनिक मशीनरी और प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुपस्थिति भारत में देखने को मिलती थी, बिल्कुल सही है, भारतीय लोगों में देखने को मिलती थी। तो आंसर बताया 2, 3 एंड 4। देखो लिखा हुआ है, पारंपरिक उद्योगों के ह्रास से हस्तशिल्प और ग्रामीण कारीगरों के बीच बेरोजगारी बढ़ी, इससे उन्हें कृषि में भीड़ के लिए मजबूर कर दिया, इसलिए एक कथन सही है। तो वो क्या लिखा हुआ है, कृषि की अधिकता लिखा हुआ है, तो कृषि की अधिकता नहीं होगी, अगर कृषि में भीड़ या बेरोजगारी बोलता तो सही हो जाता, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे मैं सही नहीं लिखूंगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा ये। ब्रिटिश सरकार किसान पर भारी कर लगाती थी, तो दूसरा सही हो जाता है। उपघुसपैठ और मध्यस्थों की वृद्धि जमींदारी के प्रसार की एक उल्लेखनीय विशेषता थी। इस प्रक्रिया के माध्यम से मध्यस्थों की एक बड़ी संख्या वास्तविक कृषक और सरकार के बीच फैल गई, या जोतदार थे जिन्हें श्रेष्ठ जमींदारों की भीड़ को बनाए रखने का भार उठाना था। भारतीय कृषि तकनीकी रूप से स्थिर थी, और भारतीय कृषि की स्थिति में सुधार के लिए आधुनिक मशीनरी के उपयोग की अनुपस्थिति उस समय देखने को मिलती थी। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये ये लिखिए दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। लिखा हुआ यह पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि कैसे लगातार और नैदानिक रूप से ब्रिटिश भारत के धन को नष्ट कर रहे थे, जबकि देश में गरीबी बढ़ रही थी। उन्होंने लिखा, ब्रिटिश शासन ने भारत में चीनी के अपने चाकू से केवल दुर्बलता पैदा की। यह कहना कोई उत्पीड़न नहीं है, यह सब चिकना और मीठा है, लेकिन यह एक चाकू है। उन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत को सामने रखा। इकोनॉमिक ड्रेन शब्द भारत के राष्ट्रीय उत्पाद के एक हिस्से को संदर्भित करता है जो अपने लोगों के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था, लेकिन राजनीतिक कारणों से अंग्रेजों से दूर किया जा रहा था, और भारत को इसके लिए पर्याप्त आर्थिक व भौतिक प्रतिलाभ नहीं मिल रहा था। दादा भाई नौरोजी की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रवादी और भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति के आलोचक रहे। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में उन्हें जाना जाता है। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की उन्होंने स्थापना लंदन में की। समाचार पत्र भी था उनका एक, राष्ट्र गोफार, उसके भी क्या थे, वो संस्थापक थे। सेंट्रल फिन्सबरी, यानी कि जो आपका क्या था, फिन्सबरी जो था आपका लंदन में वहाँ से वो संसद के लिबरल मेंबर चुने गए थे, ठीक है ना, हाउस ऑफ कॉमन्स में। 1886, 1893 और 1906 में वह राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की उन्होंने अध्यक्षता की है 3 बार। आई थिंक सबसे ज़्यादा है जवाहरलाल नेहरू के साथ। जी सुब्रमण्यम अय्यर की अगर बात करें तो भारतीय पत्रकार, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी है। द हिंदू अखबार के कहते हैं संस्थापक थे। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करें, समाज सुधारक है जिन्होंने भारत के वंचितों की राहत के लिए काम करने के लिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, कई बार पूछा जाता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती वर्षों में उदारवादी राष्ट्रवादियों का नेतृत्व किया था। महादेव गोविंद रनाडे की अगर बात करें तो वह एक उच्च न्यायालय बंबई के न्यायाधीश थे। एक प्रसिद्ध इतिहासकार और सामाजिक और आर्थिक सुधार आंदोलन में सक्रिय भागीदार वे थे। नेक्स्ट आता है, ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिकरण और आर्थिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? तो अंग्रेजों ने भारत के आधुनिक औद्योगिकरण की दिशा में कदम उठाया नहीं। भारत का कोई बोल सकता है आधुनिक औद्योगिकरण किया, सारा जो औद्योगिकरण किया उन्होंने कहाँ किया? इंग्लैंड में किया, ठीक है ना। बस यहाँ क्या करते थे, सामान को निर्यात कर देते थे सस्ते रेटों में, ठीक है ना, जिससे भारत का हथकरघा उद्योग क्या हो गया था, पूरी तरीके से क्या हो गया था,
छीण हो गया था। दूसरा था किसान गरीब और शोषित थे, बिल्कुल सही है, ये तो सही हो जाता आपका, तो आंसर बन जाएगा केवल 2। तो लिखा हुआ है 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद ब्रिटिश नागरिकों के लिए एक तरफा मुक्त व्यापार की अनुमति देने के बाद सस्ते और मशीन निर्मित आयात ने भारतीय बाजार में बाढ़ ला दी। इसने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया भारत में। भारत के कारीगरों शिल्पकारों के विनाश को इसने जन्म दिया। कई शहरों में गिरावट आई और ग्रामीणकरण प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लोग बेरोजगार हो गए थे। इस कारण से क्या किसान गरीब और शोषित हो गए। अकाल भारत में दैनिक अस्तित्व की एक आम विशेषता उस समय थी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के पास विश्व अर्थव्यवस्था का क्या था, अच्छा हिस्सा था। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों अथवा बोल सकते हैं और व्यापार नियमों के कारण भारत के कच्चे माल जैसे कच्चा बोल सकते हैं जूट, रेशम, कोयला, मसाले आदि एकमात्र निर्यातक बन गया था। बस भारत कुछ ही मामलों में निर्यात कर पा रहा था, और वो भी किसके हाथों की चाबी था, अंग्रेजों की। ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिकरण और आर्थिक नीतियों के संदर्भ में कथनों पर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सस्ते और मशीन निर्मित सामानों ने भारतीय बाजार में बाढ़ ला दी। अभी तो पढ़ा, ठीक है ना। अंग्रेजों ने भारत के आधुनिक औद्योगिकरण की दिशा में कदम उठाए नहीं, विऔद्योगिकरण हो गया था, डिस इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था स्टार्ट। किसान गरीब और शोषित होते, ये सही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं। भूप्रशासन की रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी, मैंने बताया था अभी आपको कि मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी की तरफ आपकी लागू की गई थी, और ये हुई थी लागू 1820 में। और कौन थे, तो मैंने बताया दिया अभी आपके, कौन थे, थॉमस मुनरो थे और अलेक्जेंडर रीड थे, इन लागू की थी। रैयतवाड़ी सिस्टम जैसे मैंने बताया कि किसानों से डायरेक्ट लिया जाता था, किसानों से टैक्स लिया जाता है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कर संग्रहण का दायित्व जमींदारों को था, नहीं, ये जमींदारी सिस्टम है। कर चुकाने का दायित्व भूस्वामी को था, नहीं। किसान ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भू राजस्व सीधे देते थे, ये सही है। अच्छा, तो कार्यान्वयन थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे 1820 में। क्षेत्र मद्रास, बॉम्बे, असम और कुर्ग के कुछ क्षेत्र आते थे। भुगतान किया जाने वाला जो कर होता था किसान सीधे सरकार को देता था। किसान या काश्तकारों को भूमि का स्वामी माना जाता था, जमीन पर उनका मालिकाना हक था। कर की दरें शुष्क भूमि पर 50% और आर्द्र भूमि पर लगभग 60% के आसपास थी। जबकि मैंने बताया था महलवाड़ी सिस्टम की अगर बात करें, जो पंजाब यूपी की तरफ था, वहाँ पर लगभग कर की दर कितनी थी, 66% के आसपास थी। करों का भुगतान नगद के रूप में करना पड़ता था, जिससे साहूकारों का उदय हुआ और किसानों का बोल सकते हैं किसानों का क्या होने लग गया था, शोषण होने लग गया था। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण के लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र। तो अगर नील दर्पण एक बंगाली नाटक है, 1858 में दीनबंधु मित्र ने इसे लिखा था। यह नाटक बंगाल में फरवरी मार्च 1859 के नील विद्रोह या इंडिगो विद्रोह पर आधारित था। यह किसानों द्वारा ब्रिटिश बागानों के खिलाफ विद्रोह था, जिन्होंने उन्हें इंडिगो उगाने के लिए मजबूर कर दिया था। ब्रिटिश राज के तहत शोषणकारी खेती के विरोध में किसानों ने अपने खेतों में इंडिगो बोने से इनकार कर दिया। इस दुर्दशा का कारण तब शुरू हुआ जब 1777 में बंगाल में इंडिगो की खेती शुरू की गई थी। उसके बाद से यह मान के चलिए आप क्या हो गया था कि किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। अब वो क्या कर रहा था, जो बोल सकते खाद्य फसलें था उन्हें नहीं उगा रहा था, और अंग्रेज फोर्स कर रहे थे कि भाई इंडिगो का उत्पादन किया जाए, नील का। अब नील जानते हैं ना, अब जैसे आज की जीन्स होती हैं आपकी, तो ज़्यादातर जीन्स जो देखते हैं आप किस कलर में होती हैं, ब्लू कलर, तो वो बोल सकते हैं कपड़ों के लिए नील का इस्तेमाल किया था। बाद में जाके सिंथेटिक बोल सकते हैं नील का इस्तेमाल करने लगे, तब जाके नील की खेती क्या हुई थी, बंद हुई थी। इंडिगो में व्यापार यूरोप में नीले रंग की उच्च मांग के कारण आकर्षक था। यूरोपीय बागवानों ने इंडिगो पर एकाधिकार का लाभ उठाया। उन्होंने भारतीय किसानों को उनके साथ धोखाधड़ी वाले सौदों पर हस्ताक्षर करके नील उगाने के लिए क्या कर दिया था, मजबूर कर दिया। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे पहले, कितना उगाना है कि अगर आपके पास 10 खेत है तो एक में उगाना है, इस तरीके के कुछ सौदे करते थे ये लोग। नील में से किस ब्रिटिश शासन का कौन सा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है? कृषि और किसानों का विकास नहीं, आधुनिक उद्योगों का प्रारंभिक विकास नहीं, शहरों का पतन, बिल्कुल सही। मैंने बताया था ना, जो आपके जैसे सूरत हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, ठीक है ना, और बंगाल की तरफ ढाका हो गया, तो ये शहर पूरी तरीके से किस तरफ चले गए थे, पतन की तरफ चले गए थे। और नए शहरों का निर्माण हुआ जिन पे यानी कि इन्वेस्ट किया अंग्रेजों ने। ब्रिटेन को भारतीय निर्यात में वृद्धि नहीं, निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। तो लिखा हुआ देखो, औद्योगिक क्रांति ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के देशों से अंग्रेजी व्यापारियों को बहुत अधिक पूंजी जमा करने में मदद की। वह अब इस धन को भारत के साथ उद्योग और व्यापार स्थापित करने में लगाना चाहते थे। मशीनों के माध्यम से माल का बड़े पैमाने पर उत्पादन जो आज हम देखते हैं, औद्योगिक क्रांति के माध्यम से अग्रणी था, जो 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लैंड में हुआ था। इससे तैयार उत्पादों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने औद्योगिक आधार के वित्त पोषण और विस्तार में मदद की। इस समय के दौरान इंग्लैंड में निर्माताओं का एक वर्ग था जो व्यापार की तुलना में विनिर्माण से अधिक
लाभान्वित हुआ। वह भारत से अधिक कच्चे माल के साथ साथ अपने तैयार माल को वापस भेजने में रुचि रखते थे। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और कुछ कच्चा माल जो था प्राइमरी सेक्टर में आता है, तो यहाँ से कच्चा माल उठाया, इंग्लैंड ले गए, वहाँ बनाया, फिर यहीं बेच दिया महंगे रेट में। कपड़ा उद्योग और व्यापार पर क्या प्रभाव देखने को मिला? इससे पहले भारतीय हथकरघा का यूरोप में एक बड़ा बाजार था। भारतीय वस्त्र जैसे कपास, लिनन, रेशम और ऊनी माल का एशिया और अफ्रीका में पहले से ही बाजार था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण के आ जाने के साथ वहाँ के कपड़ा उद्योग ने महत्वपूर्ण बढ़त बना ली थी, क्योंकि सस्ता बन रहा था और जल्दी बन रहा था। अब ब्रिटेन और भारत के बीच कपड़ा व्यापार की दिशा में एक विपरीत प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी कारखानों से लेकर भारतीय बाजारों तक मशीन निर्मित कपड़ों का बड़े पैमाने पर आयात होने लग गया था। इंग्लैंड में यांत्रिक करघों द्वारा निर्मित बड़ी संख्या में उत्पादों के इस आयात से हस्तशिल्प उद्योगों के लिए खतरा बढ़ गया, क्योंकि ब्रिटिश सामान बहुत सस्ती कीमत पर बेचे गए। किसान वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा, देखो लिखा हुआ है। अंग्रेजों ने कई भूमि राजस्व प्रयोगों को अंजाम दिया, जिससे काश्तकारिता कठिन हुई। उन्होंने अपनी नीतियों और युद्ध के प्रयासों को वित्त देने के लिए किसानों से कर लिए। अंग्रेजों के लिए राजस्व के इस संग्रह को लाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साधनों को चलाया गया। इसने उन लोगों के जीवन को प्रभावित किया जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें उपज में जमींदारों और कलेक्टरों को अपना हिस्सा प्रदान करना था। स्थानीय प्रशासन ग्रामीण गरीबों को राहत और प्राकृतिक न्याय देने में विफल रहा। इससे कृषि और किसानों को हरास हुआ। ये आंसर क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। भारत के औद्योगिकरण के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। यह भारत में आधुनिक उद्योगों के विलंब और विकास के परिणाम स्वरूप था, तो दूसरा भी गलत हो जाता है। भारत के कई शहरों के पतन और भारत के ग्रामीणीकरण की एक प्रक्रिया के कारण विचलन हुआ, तो ये सही हो जाता है आपका, ये आपने याद रखना है। कई कारीगरों जो कम रिटर्न और दमनकारी नीतियों का सामना कर रहे थे ने अपने व्यवसाय को छोड़ दिया और गाँव के हो गए थे, हस्तांतरित हो गए थे, ये आपने याद रखना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।